हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसक्यू एकेडमी। और ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है जो भी लोग दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, और या फिर आपने अभी केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा। जिन भी लोगों ने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है और उनको अगर लगता है कि उनका ये जो एग्ज़ाम है ना, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको बिल्कुल भी ना जाने दें। और देखिए क्या है ना कि हम आज ये जो डिस्कस करेंगे वो हम DSSB PRT की जो एलिजिबिलिटी है और एज रिलैक्सेशन एग्जाम पैटर्न, आज हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना ये जो आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो जॉब है आपकी, ये आपकी दिल्ली में ही होगी और आपका जो एग्जाम है वो भी आपका दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो जो भी लोग यहाँ पर PRT देना चाहते हैं, DSSB में अगर जो PRT देना चाहते हैं, तो जो उनकी एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पर ये रखी गई है भाई, जिन लोगों ने 12th में जिनके 50% मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो और ये जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, और जो कैटेगरी वाइज जो ये मार्क्स है, जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया, ये कम होता चला जाएगा। ठीक, सेकेंड चीज इन्होंने यहाँ पर बताई है कि जिन लोगों ने जैसे DLED किया हुआ है, BTC या BLED किया है, और लेकिन कंप्लीट होना चाहिए आपका, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो क्वेरी जो आती है वो उन लोगों की आती है बीएड वालों की, कि बीएड वाले भी यहाँ पर मतलब PRT के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देखिए, बीएड वाले भी इस बार यहाँ पर PRT के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जिन लोगों ने करा हुआ है और जिनकी बीएड की डिग्री मतलब पूरी हो चुकी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके बाद ये सब चीज़ तो आपने देख ली। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो CTET का जो प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि जो आपका 1 to 5th वाला था, तो अगर आपने वो क्लियर किया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। सही है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जैसे था उसमें कि जो जनरल वाले थे उनके लिए 90% मार्क्स है ना। अगर जनरल वाले के 90% मार्क्स हैं, है ना, और आपने करा हुआ है CTET 1, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर अदर स्टेट के OBC हैं, इसे ध्यान से सुनना कि अगर आप अदर स्टेट के OBC हैं तो आप लोग जनरल में ही काउंट करे जाएंगे। अगर आपके 90% मार्क्स हैं तभी आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जो दिल्ली के OBC हैं, है ना, जो कैटेगरी जो इन्होंने बांटी है ना, जैसे तो जो अगर जो OBC अगर दिल्ली के हैं, ठीक है, तो उनके अगर 82% अगर मार्क्स आए हैं CTET पेपर 1 में, तो वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, है ना। अदरवाइज तो यहाँ पर इसमें दिल्ली के तो 82 ही चलेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट के OBC हैं, है ना, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो जैसे आप मान लीजिए यूपी के हैं या आप मतलब हरियाणा के हैं, तब आप जनरल में काउंट होंगे। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखने का है। ठीक, फिर उसके बाद आपका जैसे इसमें रहता है कि SC ST जो कैटेगरी है, अगर आपके 82 मार्क्स आए हैं CTET का, जब आपने एग्जाम दिया होगा 1 to 5th वाला, तो आप किसी भी स्टेट से अगर ये मतलब है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी CTET जरूर आपका क्लियर होना चाहिए 1 to 5th। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एज को लेकर के। देखिए क्या था पहले, जब इसमें जैसे आपका PRT था, क्योंकि आपको पता है ये DSSB में भी आपके तीनों लेवल पे आपके एग्जाम होते हैं, आपके PRT पर, TGT और PGT तीनों पर होता है। तो PRT पर, जब PRT में यहाँ पर क्या था कि जो एज रखी गई थी वो 30 ईयर्स थी। ठीक है, 30 ईयर थी। और TGT में इन्होंने रखा था 32 और PGT में रखा था इन्होंने 35 ईयर। तो ये पहले का था, लेकिन अभी अक्टूबर में एक गजट पास हुआ था, तो उसमें मतलब आया था कि आपकी चाहे PRT हो, TGT हो, PGT हो, इन्होंने सबकी जो एज का जो क्राइटेरिया यहाँ पर जो एज रख दिया ना, वो तीनों की 30 कर दी। अब ये 30 तो बहुत ही कम है ना। तो वैसे ये एज जो होती है ना, जैसे जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो ये बढ़ेगी ही। ठीक है, तो ये और आपको ये सारी चीज़ें आपको तभी ज़्यादा अच्छे से पता चलती हैं जब फाइनल नोटिफिकेशन आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये पहले का क्या था कि वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अब इन्होंने 30 रखा हुआ है। इसमें चेंज तो होगा ही होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे इसको, है ना। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम पैटर्न। अब ये आपका DSSB वाले जो है, ये इसमें एग्जाम जो होता है आपके होता है, एक इन्होंने पार्ट A में करते हैं, एक पार्ट B होता है। ठीक है,
तो इसको देखें। पार्ट ए में क्या होता है, आपके 5 सब्जेक्ट आप लोगों के आएंगे, जीए जीके, यानी कि जो आपकी स्टैटिक जीके होती है या आपका जो करंट अफेयर होता है 20 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। हिंदी और आपका दोनों लैंग्वेज, मतलब आपकी हिंदी भी आएगी यहाँ पर, और हिंदी आएगी 20 की, इंग्लिश आएगी 20 की, मैथ आएगा 20 का, और रीजनिंग आएगी 20 की। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होगा उस ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो होगा आप लोगों का, उसमें आपकी आएगी पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी आएगी, और ये भी आपकी कितने मार्क्स की होगी, 100 की। यानी कि जो टोटल जो आपका ये जो होगा ना, पार्ट ए पार्ट भी मिला के आपका 200 नंबर का पेपर आएगा। ये 200 नंबर का पेपर आपका आएगा। और पेडागोजी ऐसा मत सोचना कि जैसे आपने सीटेट में पढ़ी है वैसी ही आएगी, ठीक है। इसमें डीप पूछी जाती है काफी, मतलब आपका जैसे सीडीपी है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट तो पूछा जाएगा, उसके साथ साथ जैसे आपकी जो पॉलिसी वगैरह है, ठीक है, पॉलिसी एनईपी हो गया या पॉलिसी और जो होंगी वो भी पूछी जाएगी, स्कूल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना। और एक बात और सुने कि अगर जो भी स्टूडेंट जैसे मेरे से अगर हिंदी ग्रामर या आप जैसे सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे चैनल से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, सीडीपी को और हिंदी ग्रामर को, ठीक है। आगे हम आते हैं अब इस पे। देखिए इसमें एक चीज और, हाँ देखिए इसमें इन्होंने पता है एक कंडीशन और लगा दी है। कंडीशन क्या, जैसे पार्ट ए आपका एग्जाम है और वो पार्ट ए पार्ट 2 कर रहा है ना, तो दोनों ही पार्ट में, ए में भी और 2 में भी, ठीक है, मिनिमम आपको 40% लानी है। जो पास होने का जो क्राइटेरिया रखा है इन्होंने दोनों साइड 40%। यानी कि देखिए क्या होगा कि अगर आपके मान लीजिए पार्ट ए जो है ना, अगर आप मान लीजिए इसमें 60% लेकर के आए हो, ठीक, लेकिन ये वाला जो सेकंड पार्ट है अगर आपके इसमें 39% आए हैं, तब भी आपका आप इसमें पास नहीं माने जाओगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, 40% है दोनों में, 40%। अगर मान लो यहाँ पे भाई फर्स्ट वाले में 39 आ गए, अब इसमें तुम्हारे 90 आ गए, तब भी आप फेल हो। यानी कि कम से कम अगर मान लो इसमें 80 है, पहले वाले में 80% लेकर के आए हैं, दूसरे में 60 लाए हैं, तब तो आप पास हो। और वो बाद में इसमें मेरिट के हिसाब से वो तो खैर आगे का प्रोसीजर है वो, लेकिन आपको 40% लाने हैं, वरना आपका मतलब ये नहीं है फिर आपको ये पास नहीं करेंगे वरना, ठीक है, इतना याद रखना है। इसमें एक चीज और क्या है, देखो इन्होंने यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी है। निगेटिव मार्किंग भी रखी है, वो है आपकी 0.25%, मतलब यानी कि 1/4 रखा है इन्होंने, है ना, 0.25 रखी है इन्होंने यहाँ पर। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर वो है 0.25, और यानी कि 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दी, गलत कर दी, तो जो आपका सही एक है वो भी गलत हो जाएगा, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत देखिए, इसमें याद रखना कि आप इसमें तुक्केबाजी मत करना, ठीक है, इसमें तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है। अगर आपको अगर मतलब कंफर्म है ना, तो अगर आप श्योर हो किसी चीज को लेकर आप तभी करें, अदरवाइज इसे नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और तो ये तो हो गया यहाँ पर ये। अब इसमें क्या होता है ना, आपका इसमें इंटरव्यू जो होता है वो आपका इसमें नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, ठीक, इंटरव्यू आपका इसमें नहीं होगा, ये बात याद रख लें। जैसे आपका केवीएस का एग्जाम है ना, तो उसमें अब आपके उसमें इंटरव्यू भी होंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा। उसमें क्या था, केवीएस वाले में क्या था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इंटरव्यू वहां कंडक्ट कराया जाता है। इसमें क्या है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ये आपका जो एग्जाम है ये आपका 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करना है, इसलिए ये आपका सबसे ज्यादा मतलब ये माना जाता है कि टफ है ना। लेकिन आप इसकी अभी से तैयारी करें, और भाई अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, तो आप इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है भाई, जब हम मेहनत करेंगे तो वो हम उसमें हमें सक्सेस ना मिले। और एक बात और इसमें आप याद रखें कि जो DSSV के जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उनको जरूर करें आप, तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब किस तरीके का इसमें आते हैं क्वेश्चन, वो सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी करते रहें, और मतलब परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से आप अपनी तैयारी करें, और मॉक टेस्ट इतनी तैयारी कर लें, फिर उसके बाद अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो एग्जाम में जो हम डर इसी बात को तो रहता है कि हम बच्चे क्या है, तैयारी भी होती है लेकिन टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं वो, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है ना, तो आप अच्छे से कर लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, और मैं आपसे यही कहूँगी, खूब प्रैक्टिस करते रहें और खूब पढ़ें, अपनी तैयारी करते रहिए, और ऑल द बेस्ट है आप सभी को भाई, है ना। और अगर आप लोगों को मान लीजिए अगर लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आपका कोई भी डाउट हो
या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।